नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, राज्य व्यवस्था की आज क्लास में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि क्या होता है अनुच्छेद, अध्याय क्या है, भाग क्या है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग अनुसूचियों पर करेंगे। कुल मिलाकर के ये एक फैक्चुअल टॉपिक होगी, इसको थोड़ा हम लोग जान लें, बेसिक बातें। पिछले क्लास में हम लोगों ने संविधान की परिभाषा को अच्छे से समझा था, ठीक है। आगे देखिए, ये संविधान है। तो संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए ये गोला है और ये गोला संविधान का है। इसमें कई सारे भाग होते हैं। ये भाग हो गए। भाग के अंदर अध्याय होते हैं और अध्यायों में अनुच्छेद होते हैं। ये तीन चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें एक पार्ट और होता है जिनको हम अनुसूची कहते हैं। तो संविधान में भाग हैं, अध्याय हैं, अनुच्छेद हैं और अनुसूचियां भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जैसे आप देखिए, भाग जो है यहाँ पर, इसे मान लिया हमने कहा कि भाग 5 है। तो भाग 5 को अगर देखिए तो क्या कहता है, संघ सरकार की बात इसमें कही गई है, यानी केंद्रीय सरकार। ठीक है, ये होल टॉपिक है। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में चर्चा हुई है, लेकिन इसमें कई सारे अध्याय हैं और उन अध्यायों में देखिए, तो जैसे पहला अध्याय है, अध्याय 1 कार्यपालिका, यानी संघ सरकार जो कि भाग 5 है, उसी के भीतर जो अध्याय पहला है वो केंद्रीय कार्यपालिका की बात इसमें कही गई है। दूसरे में देखिए अध्याय 2, अध्याय 2 में अगर आप देखेंगे तो संसद है। अध्याय 3 देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। अध्याय 4 देखेंगे तो संघीय न्यायपालिका। न्यायपालिका 5 को देखेंगे तो इसमें सीएजी को रखा गया है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए, भाग एक ही है, संघ सरकार, और इस संघ सरकार के कई सारे अध्याय हैं, जिसमें अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कार्यपालिका के बारे में, अध्याय 2 में पढ़ते हैं संसद के बारे में, अध्याय 3 में पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के बारे में, अध्याय 4 में पढ़ते हैं संघीय न्यायपालिका। इसी प्रकार से अध्याय 5 में हम सीएजी के बारे में अध्ययन करते हैं। अब दोस्तों, जैसे मान लिया हमने कहा अध्याय 1 कार्यपालिका, तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल होंगे, बहुत सारे अनुच्छेद होंगे इसमें।
ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाग होते हैं, भाग में कई सारे अध्याय हो सकते हैं, अध्याय के भीतर अनुच्छेद होते हैं, और पर्टिकुलर कोई बात कहनी है तो प्रत्येक अनुच्छेद में अलग अलग बातें कही गई हैं। ठीक। अनुसूची में आप देखिए, अनुसूची जो होती हैं ये सरकार के अपने कार्य करने के तो तरीके होते हैं, आसानी से उसमें रख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और देखेंगे कि वर्तमान में क्या स्थिति अनुसूची की बनी हुई है। तो इतनी चीज़ें संविधान के भीतर होती हैं। अब थोड़ा सा हम तथ्यात्मक बातें कुछ करेंगे और इसमें देखेंगे कि शुरुआत में क्या कंडीशन थी और वर्तमान की क्या स्थिति बन रही है। देखिए, मूल संविधान और वर्तमान स्थिति। अगर हम मूल संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों 395 संख्या, लेकिन वर्तमान स्थिति अगर हम कहें तो ये हो गई है 448। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संविधान में अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेद दोस्तों 395 ही हैं, तो 448 कहाँ से आ गया। 448 क्या है, उसमें एक सब आर्टिकल लगा करके बढ़ाया गया। जैसे मान लिया हमने कहा कि आर्टिकल 15, अब आप आर्टिकल 15 में आर्टिकल 15(4) जोड़ दिया गया, तो क्या हुआ, 15 ही है, उसमें एक क्लास बढ़ा दिया गया। तो ये गणना की दृष्टि से है, किसकी दृष्टि से, तो ये गणना की दृष्टि से है। ध्यान दीजिएगा, संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही लगाना है आपको। गणना की दृष्टि से कितने संविधान में अनुच्छेद हैं, तो आप कहेंगे 448। इसी प्रकार से अगर हम भाग देखें, भाग संविधान में 22, लेकिन वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान स्थिति यह है कि इसमें +4 किए गए और -1 किया गया। यानी कि अगर 22 में 4 जोड़ देंगे 26, 1 माइनस कर देंगे तो = 25, यानी 25 भाग हैं। किसकी दृष्टि से, गणना की दृष्टि से। लेकिन 22 भाग ही हैं संविधान में, ध्यान रखिएगा। गणना की दृष्टि से 25 हैं, अभी कौन से जुड़े हैं, कौन सा घटाया गया है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसी प्रकार से अगर हम अनुसूचियों की बात करें दोस्तों, अनुसूची, तो देखेंगे मूल संविधान जो हमारा था इसमें कुल 8 अनुसूचियां थीं, और वर्तमान में बढ़ करके संख्या हो गई है इसकी 12, यानी कितनी जुड़ी, +4 = 12। ये स्थिति इस समय बनी हुई है। अब देखिए, अनुसूची में आप ये नहीं कहेंगे गणना की दृष्टि से 12 हैं, 8 ही हैं, नहीं। अनुसूचियों में सिस्टम है, उसका क्रम बढ़ गया है। तो 12 अनुसूचियाँ कुल हैं, भाग में 22 हैं, गणना की दृष्टि से 25 हैं, अनुच्छेद 395 हैं, गणना की दृष्टि से 448 हैं। ठीक है। अब इस पे जो हमको चर्चा करनी है दोस्तों, ये देखना है कि कौन कौन से भाग जोड़े गए और कौन कौन से भाग हटाए गए हैं। तो देखिए, हमने कहा 4 प्लस हुए हैं। अब कौन कौन से भाग प्लस हुए हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। चार भागों में जोड़ा गया जो सबसे पहला है भाग 4 का।
दूसरा जो भाग जोड़ा गया वो है 14 का। तीसरा जो भाग जोड़ा गया वो 9 का। और जो चौथा जोड़ा गया दोस्तों वो 9 खा। ये 4 भाग जोड़े गए। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। जो भाग 4 का है और 14 का है, इनको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस दोनों को जोड़ा गया। भाग 4 का क्या है? भाग 4 का में फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। हमारे संविधान में नागरिकों के लिए, व्यक्तियों के लिए फंडामेंटल राइट की व्यवस्था की गई थी, यानी उनको अधिकार मिले हुए थे, मूल अधिकार। लेकिन उनके लिए कोई कर्तव्य का निर्धारण मूल संविधान में नहीं हुआ था। तो एक संविधान में खालीपन महसूस किया गया और कहा गया कि नहीं, जनता, नागरिकों के लिए भी कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति, राज्य के प्रति। तो 42वां संविधान संशोधन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको ला करके जोड़ा गया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब भाग 4 का पढ़ेंगे तब। 14 का में दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई। प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, अनुच्छेद 323 से संबंधित है और ये 51 का से संबंधित है। तो प्रशासनिक अधिकरण का मतलब ये है कि जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनकी सेवा शर्तों आदि के बारे में इन सब चीज़ों की बात इसमें रखी गई। आप देखेंगे अनुच्छेद 9 का जोड़ा गया, और 9 का जो जोड़ा गया दोस्तों वो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया। और इसमें आप जानते हैं जो विषय रखा गया वो था नगर पंचायत का। नगर पंचायत की बात इसमें कही गई थी। इसी प्रकार से अनुच्छेद 9 खा जो जोड़ा गया वो 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं, सहकारी समितियां हैं, उन सहकारी समितियों के लिए संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया, यानी कि सहकारी समितियां, ठीक है, इनको संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। ये 4 तो जुड़े, लेकिन एक माइनस भी हुआ। माइनस कौन हुआ? माइनस हुआ भाग 7। और इसमें दोस्तों जब राज्य पुनर्गठन आयोग पूरी तरह से लागू हुआ, उससे पहले राज्यों की श्रेणियां हुआ करती थी, ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, ये सब चीज़ें थी। भाग 7 में बी श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था, यानी खास श्रेणी के राज्यों का उल्लेख था। और बाद में आप जानते हैं कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग बन गया तो फिर ये सब श्रेणियां हटा दी गईं। और ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956 में। 7वां संविधान संशोधन
1956 में इसको हटाया गया। ठीक है, तो ये 4 जुड़े और एक ये माइनस हो गया। ये तो हुआ आपके भाग की कंडीशन। इसके अलावा आप देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुसूचियों की, तो हमने अभी कहा था कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और 4 इसमें जोड़ी गई। कौन कौन सी वो जोड़ी गई हैं उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि कौन कौन सी अनुसूचियां हैं। तो हम सारी अनुसूचियों को लिख देते हैं। नंबर 1, केंद्र एवं जो संघ राज्य क्षेत्र हैं उनकी बात की गई है अनुसूची 1 में, यानी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी जितने भारत में स्टेट हैं 28 है, उनका इसमें जिक्र है और साथ ही साथ केंद्र शासित राज्यों का भी इसमें उल्लेख किया गया है अनुसूची 1 में। अनुसूची 2 जो है वो पदाधिकारियों का वेतन, ठीक है, जितने भी पद हों, सीएजी है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, ये सबका क्या है, वेतन का जिक्र किया गया है अनुसूची 2 में। जो अनुसूची जो 3 है इसमें शपथ की व्यवस्था की गई है, जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। पदाधिकारियों के शपथ की व्यवस्था है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके शपथ की व्यवस्था अनुसूची 3 में नहीं है। इनकी व्यवस्था अलग से की गई है। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, तो हम बताएंगे, जैसे हमने कहा कि आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान अलग से किया गया, उसके लिए एक अनुच्छेद लिखा गया है। अनुरक्षण, प्रतिरक्षण, संरक्षण का शपथ लेता है संविधान की, तो इसमें इसका उल्लेख नहीं है। बाकी सभी पदाधिकारियों का, मंत्रियों का, प्रधानमंत्री हो, सबका शपथ की व्यवस्था इसमें की गई है। अनुसूची जो 4 है, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये जिक्र किया गया है अनुसूची 4 में, यानी कि राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये कहा गया है अनुसूची 4 में। किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, जैसे आप देखते हैं उत्तर प्रदेश से 31 है, महाराष्ट्र से 19 सीटें हैं, ठीक है, तमिलनाडु से 18 सीटें हैं। तो ऐसे प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा की सीटें तय की गई हैं। तो कितने सीटें किस राज्य से आएंगी ये बात कही गई है आपके अनुसूची 4 में। जब हम राज्यसभा का जिक्र करेंगे दोस्तों, तो हम बताएंगे, एक एक राज्य को बताएंगे किस राज्य में कितनी सीटें हैं, वो सारा डिटेल में आपको हम समझाएंगे। अनुसूची 5 को आप देखिए। अनुसूची 5 में दोस्तों जो SC ST वाले क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के नियंत्रण और प्रशासन एवं नियंत्रण की बात कही गई है, यानी SC ST वाले क्षेत्रों के प्रशासन की बात कही गई है, ठीक है।
जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके शासन प्रशासन नियंत्रण की बात कही गई है अनुसूची 5 में। ठीक है, अनुसूची 6 में आप देखिए तो इसमें एएम टीएम राज्यों का प्रशासन, एएम टीएम क्या है इसको जानते रहिएगा। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा और एम से मिजोरम। इन राज्यों के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है अनुसूची 6 में। इसके अलावा आप देखेंगे भाग जो 7 अनुसूची जो 7 है इसमें त्रिसूची प्रणाली की बात कही गई है। त्रिसूची इसमें रखी गई है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों हमारा देश जो है ना यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है। आगे हम बताएंगे आपको कि जब संघात्मक व्यवस्था किसी देश में होती है ना तो ऐसे में होता ये है कि वहाँ लिखित संविधान की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी यहाँ पर शक्तियों का हस्तांतरण किया जाता है। राज्यों को भी अधिकार है और जब अधिकार का बंटवारा होता है तो लिखा पढ़ी कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो राज्य अपने मन से कुछ कर रहा है, केंद्र अपने मन से कुछ और कर रहा है। तो इसलिए लिखा पढ़ी करना बहुत ज़रूरी होता है। लिखित संविधान होता है संघात्मक व्यवस्था वाले देशों। और साथ ही साथ क्या होता है कि जो विषय होते हैं कि कौन कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कार्य करेगी, कौन कौन से विषयों पर राज्य सरकार कार्य करेगी, कौन कौन से विषयों पर दोनों काम करेंगे, तो पूरा स्पष्ट रूप से सारे विषयों का बंटवारा कर दिया जाता है। यानी कि इस त्रिसूची का मतलब है इसमें 3 प्रकार की सूची हैं। एक है संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। अब देखेंगे कि ऐसी सूची जिस पर केंद्र सरकार केवल निर्णय लेती हो, सारे कार्य करती हो, इसको हम कहते हैं संघ सूची। और आप देखेंगे कि वर्तमान में इसमें 98 विषय रखे गए हैं। 98 विषय ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिस पर केंद्र सरकार कार्य करता है। पहले 97 थे, अब कितना हो गया, 98 विषय हो गए। वहीं राज्य सूची में देखेंगे 66 विषय थे, वर्तमान में 62 विषय इसमें बचे हुए हैं। 62 मामले ऐसे हैं, विषय ऐसे हैं जिस पर राज्य इस पर काम करता है। समवर्ती सूची जो दोस्तों है ये वास्तव में 47 विषय इसमें थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय रखे गए। अब आपको करना क्या है, देखिए जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पास्ट टाइम प्री में ही आएगा, आए हुए हैं, आपको 8-10 पॉइंट इसमें लिख लेना है। मुख्य जो विषय होंगे, राज्य सूची के जो मुख्य विषय हैं इनको आप लिख लीजिए। और इसी प्रकार से समवर्ती सूची के जो विषय हैं इनको भी आप मुख्य सब नहीं कि जाकर के आप 98 विषय ढूंढ करके लिखना शुरू कर दिए। मुख्य हैं तो उनको आप क्या करें, जैसे मान लिया हमने कहा जनगणना। अब जनगणना काम किसका है, केंद्र का है। हमने कहा शेयर, किसका काम है, केंद्र का काम है, शेयर मार्केट को संचालित करना। इसी प्रकार से आप जैसे देखिए राज्य है, अब राज्य में क्या है, कानून व्यवस्था। किसके अंतर्गत आएगा, राज्य के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची जैसे वन है, शिक्षा है, ये सब समवर्ती सूची है, इस पर दोनों लोग कानून बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह से जो एग्जाम्पल होंगे आप उनको ढूंढ करके जो आए हुए हैं और जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होंगे उनको आप नोट्स में अपने
तैयार कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे जो अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में दोस्तों राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। और आप जानते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था, इसमें 14 भाषाएं रखी गई थी। यानी मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। 1992 आते आते इसमें संख्या हो गई 18। संख्या हो गई 18। आगे आप देखेंगे कि 2003 में संख्या हो गई 22। तो आपको भाषा मोटी मोटा देख लीजिएगा, नज़र डाल लीजिएगा, लेकिन जो लास्ट वाली भाषा है 4, उनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन 4 भाषाओं को जानते रहिएगा। 2003 में जोड़ा गया है। तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? तो आप 22 भाषाएं हैं। और इनमें जो रखी गई भाषाएं होती हैं, सरकार का दायित्व बनता है कि वो उनका संरक्षण करता है, रक्षण करता है, उसको बढ़ावा देने का कार्य करता है। जैसे भोजपुरी, भोजपुरी एक मुद्दा बना हुआ है, लगातार मांगे चल रही हैं कि इसको राजभाषा में डाला जाए, लेकिन इसके कुछ मानक हैं दोस्तों। जैसे साहित्य की बात सबसे बड़ी आती है कि क्या आपके पास साहित्य है आपका, ये एक लंबा इतिहास है। तो अभी वहाँ पर काम चल रहे हैं। जिस दिन वो सारा काम हो जाएगा तो उठा करके भोजपुरी को भी राजभाषा में रखा जाएगा। तो अभी इसको अलग रखा गया है, ठीक है। ये तो हुआ मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थीं उनकी बात। अब हम देखेंगे कि मेन जो 4 अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई हैं, वो कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, इस पे बात करेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे नवी अनुसूची। अनुसूची 9। दोस्तों, इसको प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। और नवी अनुसूची जब जोड़ी गई, अनुच्छेद 31 के तहत, तो इसमें कहा गया कि जो भी इसमें विषय रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार जो था वो मूल अधिकार के रूप में था। तो जैसे मान लिया कोई डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी हैं, फैक्ट्रियां लगानी हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, तो ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ेगा। और जब संपत्ति फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, संरक्षित किए गए हैं। अब मान लिया कि हम अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, संपत्ति हम नहीं देना चाहते हैं, तो सरकार ज़बरदस्ती नहीं ले सकती, क्योंकि फिर वो मूल अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट निश्चित रूप से उसमें हस्तक्षेप कर देगी। लेकिन डेवलपमेंट तो करना है, तो आज़ादी के बाद सबसे पहले यही समस्या खड़ी हो गई। तो ये कहा गया कि भाई ठीक है, हम एक संशोधन करके एक लिस्ट में बढ़ा दे रहे हैं
लिस्ट 9 जोड़ दे रहे हैं और हम ये कहें कि जो जो मामले इसमें रखे जाएंगे उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। मतलब भूमि सुधार के मामले इसमें आ गए, भूमि सुधार संबंधी मामले, है ना, संपत्ति अधिग्रहण का मामला, इसमें रखा गया और कहा गया कि इसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो जो एक निश्चित मुआवजा मिलेगा जिसकी अधिग्रहित की जाती है संपत्ति, वो उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा। बात ठीक थी, सब चल रहा था। लेकिन आप देखेंगे इस पर एक संविधान पीठ बैठी थी और 2007 में एक संविधान पीठ का निर्णय आया। संविधान पीठ का निर्णय आया कि चूंकि अनुसूचियां भी संविधान का ही पार्ट होती हैं, इसलिए न्यायालय इसका न्यायिक पुनरावलोकन करेगा। ये 2007 में कह दिया गया, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन होगा। घबराइएगा मत, ये सब शब्द जो आ रहे हैं इन पे सब पे चर्चा हम करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन होगा, लेकिन यहाँ पर एक छूट दिया गया। ये कहा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन तो हम करेंगे, लेकिन जो भी इसमें रखे गए 1973 के पहले के जो मामले हैं उनका हम न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करेंगे। यानी 73 के पहले के मामलों का नहीं। ये बात कही गई 2007 में। अनुसूची 10 को देखिए। अनुसूची 10 में दोस्तों क्या है कि इसको भी बाद में जोड़ा ही गया। अनुसूची 10 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया। और ये वास्तव में दल बदल कानून इसमें रखा गया। एंटी डिफेक्टिंग लॉ जो था वो इसमें ला करके रख दिया गया। आप जानते हैं कि दल बदल से आशय यह है कि मान लिया कोई पार्टी का सदस्य है, चाहे वो एमएलए का चुनाव लड़ जीता हो, चाहे वो संसद के सदस्यों का चुनाव उसमें से कोई जीता हो, एमपी हो। अब पता चला कि वो किसी पार्टी से जहाँ पर जीत के गया और वहाँ पर जाने के बाद सदन में उसने पार्टी बदल लिया। अब ऐसे में क्या होगा, जनता का जो मत था वो एक पर्टिकुलर पार्टी को था, वहाँ जा कर के उसने पार्टी बदल लिया। जब पार्टी बदल लिया तो जनता के साथ तो अन्याय हो गया ना, या खरीद फरोख्त की समस्याएं होती थी। तो ऐसे में इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। और देखेंगे इसी में सबसे पहले राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख हुआ। पॉलिटिकल पार्टी शब्द कहां पर आया, तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। इस पर भी दोस्तों हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे जनप्रतिनिधि कानून, आखिर इनकी सदस्यता कैसे निरस्त होती है। ये सारी चीज़ें हम बहुत डिटेल में समझेंगे बाद में। अभी हम आपको बेसिक बातें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब ABCD है, इसको सीखिए।
अनुसूची 11 को देखिए। तिहत्तरवां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसके तहत ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई। आप जानते हैं कि एक लंबी प्रक्रिया के दौर से गुजरा हमारा पंचायती राज व्यवस्था। उस पे हम एक पूरी टॉपिक है, उसको हम बहुत डिटेल में समझाएंगे, आपको पूरा उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड सब समझाएंगे। फिलहाल आप यहाँ पर जानिए कि एक लंबे प्रक्रिया के तहत 92 में आकर के जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको त्रिस्तरीय प्रणाली के आधार पर संविधान में जगह मिल गई। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वास्तव में जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्या हमारे संविधान में पहले से उल्लेख नहीं था? तो है। आप देखेंगे कि जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इस डीपीएसपी में कहा गया था कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और राज्य ने उसी को आधार बना करके यानी डीपीएसपी को इन्फोर्स कराने के लिए ग्राम पंचायत का गठन कर दिया 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। इसी प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों, जो अनुसूची 12 जोड़ी गई वो जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और इसके तहत नगर पंचायत की व्यवस्था की गई। ठीक है, 73वां ग्राम पंचायत और 74वां नगर पंचायत की व्यवस्था की गई इसमें। तो ये हो गई आपकी 12 अनुसूचियां। अब ये किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, कहाँ पर क्या हुआ है, ये सब आगे जब इंटर करेंगे हम मेन स्ट्रीम में पॉलिटी में तब आपको समझाएंगे। अब एक काम करिएगा, हम एक लिस्ट लगा दे रहे हैं पूरे भागों की। जैसे हमने किया है उसको तो नोट करना ही करना है, लेकिन लास्ट में सारे भाग भी आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिएगा। आपके नोट्स में इसको मतलब होना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं है सब, लेकिन आप अपने नोट्स में इसको ज़रूर रखिए। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे हम नोट्स बनवा रहे हैं ऐसे ही आपकी क्लास नोट्स बनेगी। अब इससे बेहतरीन क्लास नोट्स नहीं हो सकती। इसको आप बना के रखिए और साथ ही साथ जो पीडीएफ के रूप में मटेरियल मिलेगा वो आपको काम आएगा स्टडी के रूप में। तो आप तैयार करते रहिएगा, लास्ट में जो ये है इसको भाग को आप उतार लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।